अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। दैट इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स। पिछले लेक्चर के अंदर हमने हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिटेल में देखा कि वो किस तरह काम करता था। अब हम देखेंगे कि क्योंकि ये चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर पर बेस करता है, तो एटम का जो मॉडल है पूरा, जो बोहर ने भी प्रेज़ेंट किया, जो प्लैंक्स ने भी प्रेज़ेंट किया, जो डी ब्रोगली ने भी अपना कॉन्सेप्ट दिया कि किस तरह एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का एक बिहेवियर होता है स्पेसिफिक। इसी तरह हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और आ रहा है जो इलेक्ट्रॉन के वजूद को एटम के अंदर फिट करता है, और वो है जी ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट। बोहर ने जो एटम की पिक्चर दी थी वो इतनी ज़्यादा सैटिस्फैक्टरी नहीं थी। बोहर के एटॉमिक मॉडल में हम ये देखते थे कि इलेक्ट्रॉन्स एक ख़ास वेलोसिटी के साथ एक ख़ास रेडियाई में मौजूद रहते हैं और वो घूमते-फिरते रहते हैं। यानी आपके पास वो रिवॉल्व करते रहते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। फिर हमारे पास अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल आया, और अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल में हमने ये देखा, हेज़नबर्ग ने बताया कि ये 2 क्वांटिटीज़ हम एक साथ मेज़र नहीं कर सकते। तो फिर नॉर्मली मज़ीद अगर की रिसर्च को देखा जाए, तो इस मसले को हल करने के लिए 3 साइंटिस्ट का नाम आ रहा है। इनको आपने अंडरलाइन करना है अपने पास। एक है जी श्रोडिंगर, इसके बाद है जी हेज़नबर्ग एंड डिरॉक। इन्होंने एटम की वेव नेचर पर काम किया और वेव थ्योरीज़ दी, जिसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव काम जो है वो है श्रोडिंगर का है। श्रोडिंगर बेसिकली इसने हाइड्रोजन एटम की वेव इक्वेशन जो है मालूम करके हमें बताई। तो श्रोडिंगर का एक बहुत बड़ा नाम है इस फ़ील्ड के अंदर, जिसमें वो उसने ये एक कॉन्सेप्ट दिया कि हम इलेक्ट्रॉन की जो पोज़ीशन है, उसे एग्ज़ैक्टली तो मालूम नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ हद तक सर्टेन हो सकते हैं, कि हम ये कह सकते हैं कि ये यकीनन किसी एक वक़्त में इस एक मख़सूस पॉइंट पर हो सकता है। जैसे कि ये डायग्राम आप देख सकते हैं जो कि हाइड्रोजन के एटम को रिफ्लेक्ट कर रही है। ये हाइड्रोजन के एटम के न्यूक्लियस की बात हो रही है और इसके गिर्द ऑर्बिटल्स बने हुए हैं, जैसे कि 1s का ऑर्बिटल और 2 s का ऑर्बिटल, जिसमें ख़ास रेडियाई जो हमने पीछे प्रीवियस निकाला भी था, रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दी हाइड्रोजन एटम। तो ये वो आपके पास वैल्यू चल रही है 0.0529 एंगस्ट्रॉम। और अगर हम इसकी कैलकुलेशन को चेक करें, तो जो हमारे पास श्रोडिंगर है उसका कहना था कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है कि वो किसी भी टाइम पर किसी भी सर्टेन पोजीशन पर हो सकता है। अब ये प्रोबेबिलिटी की जो टर्म इसने यूज़ की है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर, यानी किसी चीज़ के होने का गुमान होना। ना तो हम उसे टोटली 100% नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ना ही 100% एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन हमें यकीन होगा कि किसी न किसी लम्हे में वो उस एक रीजन एरिया में एग्ज़िस्ट कर सकता है। तो अगर हम इस हवाले से देखें, तो आपके पास श्रोडिंगर ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, न्यूक्लियस से अगर हम देखें, आर डिस्टेंस पर कैलकुलेट करें, तो वो जो मैक्सिमम हमें डिस्टेंस मिलता है, जहाँ तक एक न्यूक्लियस से ताहदे नज़र इलेक्ट्रॉन की एक्जिस्टेंस हो सकती है, वो डिस्टेंस 0.053 नैनोमीटर है, जिसे राउंड ऑफ करके लिखा गया है। तो ये वही रेडियस है जो बोहर ने इलेक्ट्रॉन का निकाला था न्यूक्लियस से फर्स्ट ऑर्बिट में। तो आपने पीछे इसकी डेरिवेशन भी पढ़ी थी, रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम, उसकी आपने डेरिवेशन भी पढ़ी थी। तो ये वो पॉसिबिलिटी है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है इस रेंज के क्लोज़र हो सकता है, यानी न्यूक्लियस के करीब हो सकता है, या आउटसाइड ऑफ दिस हो सकता है, जहाँ पर उसकी जो प्रोबेबिलिटी है या उसके होने का, उसकी एग्जिस्टेंस का जो फैक्टर है, वो आपके पास डिक्रीज़ होगा, लेकिन इस पॉइंट पर वो मैक्सिमम होगा। तो वो रीजन ऑफ स्पेस जहाँ पे 95% चांस है कि आपका इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, उसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। यानी ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट यहाँ से डेवलप हुआ है, और ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के गिर्द जिस डिस्टेंस पर ये मौजूद है, उसकी पोज़ीशन हमें ये बताता है। तो ऑर्बिटल का जो टर्म है, आपने ऑर्बिट से कन्फ्यूज़ नहीं करनी, क्योंकि ऑर्बिट का लफ्ज़, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का लफ्ज़ जो है, बोहर की थ्योरी ने पहली दफ़ा इस्तेमाल किया था। तो ऑर्बिटल बेसिकली अगर हम इसकी क्लियर कट डेफिनिशन पर जाएँ, तो ये एक ऐसा चार्ज का स्प्रेड होता है न्यूक्लियस के गिर्द, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बोलते हैं।
इससे क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन कि आप अगर लेफ्ट साइड पर देखें तो आपको ऑर्बिट और ऑर्बिटल का कंपैरिजन मिलेगा। तो आपसे पूछा जाता है कि डिफरेंस लिखें ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में। तो सबसे पहली बात कि ये जो ऑर्बिट की टर्म है वो हमारे पास बोहर की थ्योरी ने इस टर्म का इस्तेमाल किया और ऑर्बिटल को वेव मैकेनिकल मॉडल में यानी वेव की जो इक्वेशन डिराइव करने में जो श्रोडिंगर, हेज़नबर्ग और डिराक का काम है उन्होंने इसे डिवाइस किया। ये एक 2 डायमेंशनल टर्म है जबकि ऑर्बिटल एक 3 डायमेंशनल टर्म है। और ऑर्बिट की भी हम डेफिनिशन पिछले प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर देख चुके हैं कि ये एक ऐसा सर्कुलर पाथ होता है न्यूक्लियस के गिर्द जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। जबकि ऑर्बिटल अभी हमने देखा एक ऐसी स्पेस न्यूक्लियस के गिर्द एक ऐसे रीजन को कह रहे हैं जहाँ पर मैक्सिमम चांस इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस का हो सकता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट में जो आते हैं उसका जो प्रिंसिपल फॉर्मूला है वो 2n² है। एंड यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी तरह जो एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन के एतबार से। ऑर्बिट में हम एग्ज़ैक्ट पोज़ीशन तो नॉर्मली इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ऑर्बिटल के अंदर हम प्रोबेबिलिटी लेते हैं कि एक चांस हो सकता है कि किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस का। इसलिए हम टर्म प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करेंगे। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक भी है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स बेसिकली श्रोडिंगर की जैसे ही वेव इक्वेशन आई, तो हमने देखा था प्रीवियस सेट ऑफ सिस्टम्स में कि आपके पास जब भी हम एक स्पेक्ट्रल सीरीज स्टडी कर रहे थे, तो हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल लाइन्स फर्दर लाइन्स में स्प्लिट हो रही थी। तो वहाँ आपने देखा था कि हमें एक से ज़्यादा डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल में आपने ये फीचर देखा था कि हमें इस बिहेवियर को शो करने के लिए किसी एक मखसूस नंबर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें डिफरेंट नंबर्स चाहिए, ताकि हम इन डिफरेंट बिहेवियर्स को जस्टिफाई कर सकें। तो क्वांटम नंबर्स इस कॉन्सेप्ट में आया। अब क्वांटम नंबर्स बेसिकली ये वो न्यूमेरिकल वैल्यूज का सेट होता है जो हमें सॉल्यूशंस देता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हाइड्रोजन एटम पर अप्लाई की गई है। नॉर्मली एक इलेक्ट्रॉन एक एटम में अपने पूरे 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं टोटल, और उनसे ही इसे हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे आपका पता, तो आप उसे पूरा अपना एड्रेस बताएंगे बताएंगे कि आप किस सिटी में हैं, फिर उस सिटी के किस कॉलोनी में है और उस कॉलोनी के किस मोहल्ले में और उस मोहल्ले के किस गली और किस घर में है। तो आप ये एवरीथिंग जो है एक एड्रेस की सूरत में नेक्स्ट अननोन पर्सन को देंगे। बिल्कुल इसी तरह एक मॉडल के अंदर, एक एटॉमिक मॉडल के अंदर इलेक्ट्रॉन का वजूद भी एक सर्टेन हाउस नंबर्स के साथ ही लिंक्ड है। तो आप उस नंबर्स को क्वांटम नंबर्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर जो पोज़ीशन है, उन्हें हम डिस्क्राइब करते हैं 4 तरह के क्वांटम नंबर्स का इस्तेमाल करके, जो इलेक्ट्रॉन का पूरा बिहेवियर हमें बताते हैं। एक है जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे n से डिनोट किया जाता है। फिर है जी एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, L से डिनोट किया जाता है। फिर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, M से डिनोट किया जाता है। देन आता है स्पिन क्वांटम नंबर, जो S से डिनोट किया जाता है। तो सबसे पहला जो क्वांटम नंबर है, इसमें से कोई भी क्वांटम नंबर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो क्वांटम नंबर पर आते हैं। पहला जो क्वांटम नंबर है, आपने जब भी कोई क्वांटम नंबर देखना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसे हम प्रेज़ेंट क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और उसकी वो हमें बता क्या रहा है, उसका फ़ॉर्मूला क्या है, या मेन एप्लीकेशन उससे हमें क्या मिल रही है। तो ये 4-5 फैक्टर्स हैं जिन पर आपने नज़रसानी करनी है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली भी हमने देखा कि इसको हम n से रिप्रेज़ेंट करते हैं। और बेसिकली जो हमें पता है कि एक बोहर ने हमें कॉन्सेप्ट दिया था कि एक एटम के अंदर डिफरेंट तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं और उनकी डिफरेंट एनर्जीज़ होती हैं। जैसे पहले की एनर्जी कुछ और है, सेकंड की एनर्जी कुछ और है, इसी तरह नेक्स्ट की कुछ और होगी। तो ये डिफरेंट एनर्जी वाले जो आपके पास ये ऑर्बिट्स हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम इस क्वांटम नंबर का इस्तेमाल करते हैं। इसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो होगी, यानी ज़ीरो नहीं हो सकती, पॉज़िटिव इंटिजर होगा और इन्फिनिटी तक भी हमारे पास इसकी वैल्यूज़ हो सकती हैं। यानी ये किससे रिप्रेज़ेंट किया जाता है, फिर ये किस तरह की वैल्यूज़ रखता है और ये हमें बताता क्या है। आपको पता है कि एक एटॉमिक मॉडल के अंदर नॉर्मली एक न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन सर्टेन ऑर्बिट्स में रहते हैं। तो हर ऑर्बिट की एक अपनी लेवल ऑफ एनर्जी है। तो हम देख सकते हैं जो n की वैल्यू है 0 तो नहीं हो सकती, लेकिन 1, 2, 3, 4 एंड 5 हो सकती है। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात आपने ज़हन में रखनी है कि ये वो क्वांटम नंबर है जो n वैल्यूज़ बताता है, और n वैल्यूज़ का नंबर तो आप देख चुके हैं
लेकिन इससे हमें इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है, ये हमें शेल और एनर्जी लेवल्स के बारे में बताता है। यानी शेल कौन-सा है और एनर्जी लेवल कौन-सा है, हमें पता चल जाता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रह रहे होते हैं और रिवॉल्व करते रहते हैं। तो जो हम नोटेशंस यूज़ करते हैं शेल्स के लिए वो है जी K, L, M और N, और इन्हें डिनोट किया जाता है शेल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी K शेल, L शेल, M शेल और N शेल। तो यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये तरतीब से आप याद कर लीजिए कि अगर आपके पास N1 है तो K शेल है, 2 है तो L शेल है, 3 है तो M शेल है, 4 है तो N शेल है। तो अप टू सो ऑन ये स्पेसिफिक जनरल शेल्स हैं जो हम देखते हैं। तो यहाँ से हमें शेल का पता चल जाएगा, और जब हमें N की वैल्यू पता होगी तो हम इलेक्ट्रॉन्स, इसका हमें क्या फ़ायदा है, हम एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। यानी N की एप्लीकेशन हमें ये बताती है, और इसका दूसरी टर्म में मतलब क्या है कि आप न्यूक्लियस से डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन का। जितना n बड़ा होता जाएगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से फासला भी बढ़ता चला जाएगा, यानी रेडियस बढ़ता जा रहा है ना। तो इसका मतलब ये भी है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो हमें शेल्स की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो हमें लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है, वो हमें इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बता रहा है न्यूक्लियस से, और वो हमें ये भी बता रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक शेल का साइज़ कितना है, हम इससे मेज़रमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अ, इसी भी मुतल्लिका शेल में एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की, वो भी हमें n की वैल्यू से पता चलती है। तो बोर का जो रिज़ल्ट है, वो हमें डिस्टेंस और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का की इन्फॉर्मेशन बआसानी देता है, और इसके लिए हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की ज़रूरत होती है। तो आपने क्या देखा, इसको रिप्रेज़ेंट कैसे करते हैं, फिर ये हमें कौन-सी इन्फॉर्मेशन देता है, फिर इसके अंदर के कौन-कौन से शेल्स होते हैं, और कौन से n वैल्यू पर कौन-सा शेल होगा, और एंड पर आपने देखा कि इन पोर्शंस पर आपको एप्लीकेशंस मिल रही हैं कि ये क्वांटम नंबर हमें कौन-सी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एक मॉडल में इलेक्ट्रॉन के वजूद के एतबार से। अब हम आते हैं दूसरे क्वांटम नंबर की तरफ, जो कि है एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। एज़ीमुथल क्वांटम नंबर को L से रिप्रेज़ेंट किया जाता है, और इस क्वांटम नंबर की ज़रूरत क्यों पेश आई? अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने बोहर्स एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स पढ़े थे। वहाँ पर हमने ये देखा था कि अगर आप किसी भी जो हाई रिज़ॉल्विंग पावर वाले स्पेक्ट्रोमीटर को लेते हैं और वो एक इंडिविजुअल लाइन स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो बहुत सारी फाइन लाइन्स में डिवाइड होती है। तो ये एक्सप्लेनेशन कि एक लाइन से वो फर्दर इतनी सारी लाइन्स में कैसे स्प्लिट हो रही है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन बोहर के पास नहीं थी। तो ये उसके डिफेक्ट्स में शामिल था कि हमें एक से ज़्यादा क्वांटम नंबर दरकार हैं, ताकि हम इस बिहेवियर को समझ पाएँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, और ये हमने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के अंदर देखा था कि उसके सिंगल लाइन्स फर्दर लाइन्स में मल्टीप्लाई हो रही थी। तो वहाँ पर ये चीज़ एक्सप्लेन की गई बाय यूजिंग दिस अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। जिस तरह हम जानते हैं कि शेल्स होते हैं जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफाइन करता है, तो हर शेल का भी एक सब शेल होता है। यानी हर लाइन जब डिफरेंट लाइन्स में स्प्लिट हो रही है, वो क्यों हो रही है? क्योंकि हर शेल फर्दर डिवाइड है सब शेल्स में। सो सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर काफ़ी नहीं होगा इस बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसीलिए हमें एक और क्वांटम नंबर चाहिए था, जो शेल्स की फर्दर डिवीजन, जो कि सब शेल की सूरत में होती है, उसके बारे में एक्सप्लेन कर सके। तो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर का मकसद क्या था कि वो सब शेल्स को एक्सप्लेन करता था। तो ये इसकी जो वैल्यूज़ हैं, यानी L की वैल्यूज़, क्योंकि L से हम इसे रिप्रेज़ेंट करते हैं, वो 0 भी हो सकती हैं, जबकि प्रिंसिपल में आपने देखा कि वो 0 नहीं होती। तो ये 0 से स्टार्ट होती हैं, 0, 1, 2, 3 एंड n-1। यानी n अगर आप 1 पुट करेंगे तो 1-1 0, 2 पुट करेंगे तो 2-1 1, 3 पुट करेंगे तो 3-1 2। तो यहाँ बेसिकली सारा अगर आप इसका फ़ॉर्मूला चेक करें तो आप देख सकते हैं कि इससे आपकी L वैल्यूज़ क्रिएट हो रही हैं, और इसमें आपको n फैक्टर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब n फैक्टर अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा कि ये तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और इसका मतलब है कि अज़ीमुथल क्वांटम नंबर डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ पर। सो ये क्वांटम नंबर, एक तो अभी हमने इसका देखा कि व्हाई वी यूज़ द अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, क्या वजह थी? दूसरा हमने भी ये देखा कि ये डिपेंड करता है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो इससे पहले क्वांटम नंबर आया है, क्योंकि वो शेल की इन्फॉर्मेशन दे रहा है और ये हमें सब शेल्स की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। उस जिस तरह शेल्स 4 होते हैं, K, L, M और N, इसी तरह सब शेल्स भी 4 हैं, जिनको हम डिफरेंट लेटर से डिनोट करते हैं, S, P, D एंड F। S को यहाँ शार्प, P को प्रिंसिपल,
डी को डिफ्यूज और एफ को फंडामेंटल से रेफर किया गया है। तो ये टर्म्स आपने याद करनी है कि ये क्वांटम नंबर आपको सबशेल की इंफॉर्मेशन देता है, एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इसका फॉर्मूला है और ये डिपेंड कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। और नॉर्मली अगर हम इनको देखें तो सीरीज ऑफ लाइंस जो हमें स्पेक्ट्रल में मिल रही हैं, स्पेक्ट्रम के अंदर जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं, वो हम बआसानी इस क्वांटम नंबर के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है। एक सबशेल डिफरेंट किस्म की शेप्स रखता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एल। कि अगर एल 0 होगा, क्योंकि सबशेल्स की अब शेप्स भी होती हैं, जैसे एस की शेप होती है स्फेरिकल, पी की शेप होती है डम्बेल और डी की शेप होती है कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है और एफ की उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, हम आगे देखेंगे भी। तो आप इसमें देख सकते हैं कि एल अगर 0 है तो हम कहते हैं ये हमारे लिए अंडरस्टूड बात है कि ये एस सबशेल है, ये आपने याद कर लेना है। इसी तरह अगर एल 1 है तो वो पी है, इसी तरह अगर L2 है तो वो D है और अगर L3 है तो वो F है। तो ये हमारे पास 4 सबशेल्स हो गए। फोर्थ वन का ज़िक्र नहीं है, लेकिन आप अपने ज़हन में रखें कि 4 सबशेल्स होते हैं। अगर आप इनका रिलेशनशिप निकालें, जैसा कि हमने देखा कि इनका आपस में रिलेशनशिप है और ये फ़ॉर्मूला हमें बता भी रहा है, तो ये अब रिलेशनशिप आपको लिखना होता है। ये मुश्किल नहीं है, इसको ज़रा आप फ़ॉलो करें कि आप इसमें कर क्या रहे हैं। प्रिंसिपल और अज़ीमुथल क्वांटम नंबर के दरमियान रिलेशनशिप कैसे शो किया जाएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के साथ नंबर ऑफ शेल्स की इंफॉर्मेशन देता है और एजीमुथल क्वांटम नंबर उन्हीं शेल्स में पाए जाने वाले सब शेल्स की इंफॉर्मेशन देता है। तो अगर n की वैल्यू 1 है, तो मैंने अभी आपको बताया था आप उससे शेल एसेस कर सकते हैं कि k शेल है। लेकिन इस k शेल में कितने सब शेल्स हैं वो हमें इस फॉर्मूला से पता चलेंगे। यानी अगर n 1 है, तो यहाँ 1 अगर आप पुट करते हैं तो 1 माइनस 1 क्या होगा? 0। तो L की वैल्यू क्या बनेगी? 0। और अभी आपने देखा कि L अगर 0 है और L की 0 से ही वैल्यू शुरू हो रही है, 0 इज़ अ वैल्यू हियर। सो L की वैल्यू जब 0 होती है तो हमें वो कौन-सा सबशेल की इंफॉर्मेशन दे रही होती है? S सबशेल। तो इसीलिए हम इसको 1s कहते हैं क्योंकि ये पहले ऑर्बिट का है। इसी तरह आप अगर N2 पुट करेंगे तो शेल L होगा। अब इन N2 पुट करने पर जब हम यहाँ पे 2 माइनस 1 करते हैं तो हमें आंसर 1 मिलता है। लेकिन हम जानते हैं कि L की वैल्यू 1 से स्टार्ट नहीं होती, 0 से स्टार्ट होती है। आपने 0 को भी काउंट करना है और 1 को भी काउंट करना है। तो 0 हमें पता है S है और 1 हमें पता है P सबशेल है। क्योंकि ये सेकंड का है, इसीलिए इनके S और P के साथ 2 का डिजिट लगाया गया है। इसी तरह जब हम N की वैल्यू 3 पुट करेंगे, M शेल होगा, तो उसमें 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा। तो S, P और D, L जब 2 होता है तो D आपके पास सबशेल होता है। तो इन तीनों के जब हम नाम लिख रहे हैं ऑर्बिटल्स से, तो उनके साथ हमने 3 का डिजिट लगाया है। इसी तरह जब N 4 होगा तो N शेल कहलाएगा, जिसमें L की वैल्यू 0 1, 2 और 3 कहलाती है। तो आप इसमें देख सकते हैं अगर 3 है तो वो F है, बाकी हम ऊपर देख चुके हैं कि S को हम 0 को हम हमेशा S लेंगे चाहे वो किसी भी शेल का हो और 1 को भी हम हमेशा P लेंगे चाहे वो किसी भी शेल का हिस्सा हो, क्योंकि 1 इज़ अ साइन फॉर P सबशेल। तो आप एक दफ़ा इनके शेल्स को तरतीब से याद कर लीजिए तो ये आप आराम से लिख सकते हैं। तो लास्ट में आप सबके साथ 4 का डिजिट लगाएँगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नॉर्मली यहाँ पर ना एक आपने फ़ॉर्मूला भी ज़हन में रखना है कि किसी भी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग का मामला होता है, वो 2n स्क्वायर के फ़ॉर्मूला पर डिपेंड करता है। कि अगर आप n की वैल्यू पुट करते जा रहे हैं लाइक n की वैल्यू आप 1 पुट कर रहे हैं, तो पहले के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएँगे, फिर 18 एंड फिर 8 फिर 18 एंड फिर 32। इसी तरह ये फ़ॉर्मूला आपने यहाँ नोट कर लेना है 2n स्क्वायर। तो n में भी 1, 2, 3 एंड 4 हो सकता है। तो उसके हिसाब से आपको k, l, m और n में जो है इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मिल जाएगी। लेकिन अगर हम आ जाएँ इस राइट पेज पर जो कि अज़ीमुथल को कंटिन्यू कर रहा है, तो इसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली जो फिलिंग का मामला है s, p, d और f सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं। तो उनके लिए जो फ़ॉर्मूला है वो है जी 2 ब्रैकेट आपके पास 2l+1। सो l इज़ द अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। अगर l 0 पुट करोगे तो ये तो फैक्टर 0 हो जाएगा। तो 1 आपके पास यहाँ पर मेंशन करेंगे तो आपके पास ये इस तरह से वैल्यू आ जाती है, यानी हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे। इसी तरह L अगर आप 1 पुट कर रहे हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, अगर आप L 2 पुट कर रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन्स और इसी तरह L अगर आप 3 पुट कर रहे हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन्स। यानी हमें यहाँ से डाटा मिलता है कि सब शेल्स में आपके पास टोटल कितने हैं? 2, 6,
10 और 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो s, p, d और f सब शेल में मौजूद होते हैं। इसी तरह अगर आपके पास इसकी कैलकुलेशन को आप असेंबल कर लें तो आपने देखा कि क्वांटम नंबर हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये हमें कौन-सी इन्फॉर्मेशन देता है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आई और ये डिपेंड करता है अपने से पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। और 4 सब शेल्स होते हैं, उनके नाम ये हैं, उनकी शेप्स ये हैं, जो हम आगे फर्दर भी देखेंगे। स्फेरिकल सर्कल फॉर्म होती है। डंबल आपके पास लोब्स लाइक शेप होती है, जो हम आगे देखेंगे भी। और आपके पास इसी तरह हायर शेप्स में आपके पास ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली जाती हैं। थर्ड क्वांटम नंबर है जो कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्यों, ये इसका वजूद भी क्यों आया, इसकी भी ज़रूरत क्यों पेश आई? तो हमने बोहर के डिफेक्ट्स में एक और डिफेक्ट भी पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि जब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को हाई रिज़ॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर से गुज़ारने के बाद उसके पाथ में अगर आप कोई मैग्नेटिक फील्ड रख देते हैं, तो तब भी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लाइन्स जो हैं, स्पेक्ट्रल लाइन्स फर्दर स्प्लिट होती हैं और फिर मल्टीपल लाइन्स में भी कन्वर्ट हो रही हैं इस फील्ड को प्रोवाइड करने की वजह से। तो इस बिहेवियर को शो करने के लिए भी एक नया क्वांटम नंबर चाहिए था। यानी एक एटम के मॉडल के अंदर न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन शेल्स में रहते हैं और शेल्स के अंदर भी सब शेल्स हैं, सब शेल्स के अंदर भी बिहेवियर्स हैं छोटे-छोटे कि जिनकी वजह से आपको फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ लाइन्स मिलती हैं। ये ऐसा ही है जैसे आप किसी बहुत बड़े किसी रेस्टोरेंट में चले जाएँ या किसी होटल में चले जाएँ और उस होटल के बिग हॉल में जाएँ और बिग हॉल से आपको स्टोरीज़ मिलें, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जब जिस भी फ्लोर पर जाएँ, तो उसमें भी मज़ीद ढेर सारे कमरे हों और जिस कमरे में जाएँ तो उसके अंदर भी कमरे हों। तो आप इसको ऐसे ही समझ लें कि शेल के अंदर सब शेल और सब शेल के अंदर फर्दर डिविजन्स चल रही हैं। तो ये जो क्वांटम नंबर है ये इस बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए आया है जिस इफेक्ट का हमने नाम भी पढ़ा था ज़ी-मैन इफेक्ट। ये उसको जस्टिफाई करने के लिए ये क्वांटम नंबर आया है और इसको एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एम, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, यानी 0 प्लस 1 बी माइनस 1 बी प्लस 2 बी माइनस 2 बी, यानी प्लस वैल्यूज भी चलेंगी, माइनस वैल्यूज भी चलेंगी। तो आप यहाँ साइड पर देख सकते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि 0 के बाद पॉजिटिव फिगर्स और 0 से पहले माइनस फिगर्स। तो ये -2 -1 0 +1 +2 इस तरह से आप इसे देखेंगे। तो m की वैल्यू इससे पहले वाले क्वांटम नंबर पर डिपेंड करेंगी जो कि क्या है, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये l की वैल्यू इस पर डिपेंड करती हैं। तो इसके लिए आपने ये ज़हन में रखना है कि हम इसको किस तरह से देखेंगे। लाइक आपके पास l की वैल्यू अगर 0 है, तो अभी हमने पढ़ा था कि ये s सब शेल होता है। तो m की वैल्यू भी 0 होगी और इस वैल्यूज़ को निकालने के लिए आप फ़ॉर्मूला यहाँ नीचे देख सकते हैं 2l + 1। अब 2l + 1 में l जब आप 0 पुट करोगे तो ये सारा फैक्टर आपके पास आंसर देगा 1। m की जो 1 वैल्यू है वो सबसे पहली वैल्यू है, वो 0 भी यहाँ पर एक वैल्यू होगा। तो आप 1 वैल्यू के लिए आप सिर्फ 0 को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी इसकी कोई ख़ास ओरिएंटेशन नहीं है। इसी तरह आपके पास L जब 1 होगा तो P सब शेल होगा और P सब शेल में M की वैल्यू 0 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। तो P सब शेल के आगे 3 ऑर्बिटल्स होंगे जो अभी हम नीचे देखते हैं। इसी तरह L की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपके पास D सब शेल है और ये आपके पास M के हिसाब से कितनी वैल्यूज़ रखता है, जब आप 2 को यहाँ पुट करेंगे तो ये 4 + 1 5 हो जाएगा। तो 5 वैल्यूज़ कैसे बनती है, 0 प्लस माइनस 1 3 वैल्यूज़ होगी 0 के साथ और प्लस माइनस 2 भी मिलाएँ तो आपके पास 5 वैल्यूज़ बन जाती हैं। यानी डी सबशेल जो है, इसके 5 आगे भी ऑर्बिटल्स होते हैं, जो डीजेनरेट होते हैं। यानी एनर्जी के एतबार से एक जैसे ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए हम इन्हें डीजेनरेट कहते हैं। एफ में ये मामला बढ़ जाता है। अब मज़ीद और का इज़ाफ़ा हो रहा है तो ये 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स रखता है। ये जो भी आपने हर एक रो में एक बिहेवियर पढ़ा है, एल का डिपेंड करना, एम का डिपेंड करना एल पर, तो उसी को यहाँ फर्दर एक्सप्लेन भी किया गया है। जैसे कि ये जो क्वांटम नंबर है, हमें क्या बताता है, डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स इन स्पेस। आपने इसको स्टार लगा के इसको इन्फॉर्मेशन के तौर पर मार्क कर लेना है कि ये क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल्स की डीजेनरेसी के बारे में बताता है। और ये बताता है कि किस तरह एस, पी, डी या एफ के ऑर्बिटल्स तीनों एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में एक मैग्नेटिक फील्ड के होते हुए डीजेनरेट होते हैं। तो डिफरेंट वैल्यूज एम की हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग द एल वैल्यूज और ये हमें स्पेस में ओरिएंटेशन बताती हैं ऑर्बिटल्स की। इसीलिए हम इसे ऑर्बिटल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ठीक है, हमें
जो है स्पेसिफिकली डीजेनरेसी के बारे में बताता है और ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन स्पेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जो हम लास्ट में भी देखेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं, आप इस तरह से इसे मार्क कर लीजिएगा कि एस सब शेल में हमने अभी स्पेसिफिकेशन पढ़ी थी कि एम 0 होता है और एम भी 0 होता है। तो इसका मतलब है जो एस सब शेल है, उसकी सिर्फ एक ही स्पेस में ओरिएंटेशन है। वो ओरिएंटेशन कहते हैं डायरेक्शन है, एक ही तरह वो अरेंज हो सकता है अलोंग एक्स, अलोंग वाई, अलोंग ज़ेड। सो एस सब शेल को हम फर्दर किसी ऑर्बिटल में डिवाइड होते नहीं देखेंगे। तो इसकी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी तमाम डायरेक्शंस में न्यूक्लियस से सेम होगी और ये आपके पास शेप के एतबार से स्फेरिकल होता है और सिमेट्रिकल होता है। जैसे सर्कल नहीं होता, उस तरह से हम इसकी शेप को देखते हैं। फिर हम आते हैं पी सबशेल की तरफ। पी सबशेल जो है, उसकी अगर हम देखें तो एल वैल्यू 1 है, एम वैल्यू 0 भी है, प्लस माइनस 1 भी है और ये वैल्यू शो कर रही है कि हमारे पास एल की जो 3 वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, तो ये इसकी स्पेस में 3 तरह की ओरिएंटेशन है। ये एक्स, वाई और ज़ेड एक्सिस में 3 तरह से अरेंज हो सकता है और तीनों जो इसके ऑर्बिटल्स हैं, वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर पोज़ीशन पर होते हैं और उनको नाम क्या दिया जाता है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, यानी अलोंग एक्स एक्सिस एक ऑर्बिटल, अलोंग वाई एक्सिस और एक अलोंग जेड एक्सिस। तो तीनों आपके पास एग शेप्ड लोब्स होते हैं जो ओरिजिन पर एक दूसरे को टच करते हैं एंड दे आर डिस्पोज्ड सिमेट्रिकली अलोंग वन ऑफ द थ्री एक्सिस, जिन्हें हम ऑर्बिटल एक्सिस भी कहते हैं। तो ये मैं आगे आपको इनकी शेप्स भी दिखाऊंगी कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो सारे के सारे पी के जो ऑर्बिटल्स हैं, जो कि 3 हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, अभी हमने देखा, इनको आप मार्क भी करेंगे। इनकी एनर्जी भी सेम होती है, इसीलिए इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है और दे आर 3 इन नंबर, सो इन्हें थ्री फोल्ड डीजेनरेट या ट्रिपली डीजेनरेट भी कहा जाता है पी के ऑर्बिटल्स को, क्योंकि ये 3 हैं और एक जैसी एनर्जी वाले हैं एब्सेंस ऑफ फील्ड में। तो डीजेनरेट, वैसे इनका नंबर अगर आप देखें तो ये 3 है, तो इन्हें हम थ्री फोल्ड डीजेनरेट भी कहते हैं और ट्रिपली डीजेनरेट भी कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह डी सब शेल के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, इन्हें इनकी स्पेस में 5 तरह की डायरेक्शंस हो सकती हैं, ओरिएंटेशन डायरेक्शन को कहते हैं। तो उसमें आप dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये 5 नाम आपने याद करने हैं कि d की के फर्दर 5 जो है ऑर्बिटल्स होते हैं और उनकी स्पेस में 5 डिफरेंट ओरिएंटेशंस होती हैं जिसकी बुनियाद पर ही है और सब के सब d ऑर्बिटल्स एक जैसी शेप रखते हैं, एक्सेप्ट अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो ये आपके पास सारे के सारे 5d ऑर्बिटल्स जो हैं उनकी एनर्जी सेम है और इन्हें हम 5 फोल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। तो एफ सब शेल के हवाले से अगर बात की जाए तो एल की वैल्यू 3 है और एम की वैल्यू 0 भी हो सकती है, प्लस माइनस 1 भी हो सकती है, प्लस माइनस 2 भी हो सकती है और प्लस माइनस 3 भी हो सकती है। तो इनकी शेप्स कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो इनको हमने 5 फोल्ड डीजेनरेट कहा, इसी तरह एफ की कॉम्प्लिकेटेड शेप है तो इसके लिए इसको खास स्पेसिफाई हम नहीं करेंगे, लेकिन इसके भी सारे ऑर्बिटल्स एक जैसी एनर्जी रखते हैं। अगर आप ओवरऑल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का फ़ायदा देखें तो ये हमें क्या बताता है? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। इसीलिए इसे ऑर्बिटल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर बी कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं लास्ट क्वांटम नंबर की तरफ, जो कि है स्पिन क्वांटम नंबर एस से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका वजूद कैसे आया, अभी हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं। ये जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं, इनके पास आउटर मोस्ट शेल में यानी आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है, जो ये बआसानी देते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन किसी भी सोर्स से एनर्जी हासिल करता है और कम बैक होता है, तो वो एक एमिशन करता है और जब इलेक्ट्रॉन जंप हुआ एक्साइटेड स्टेट से तो ग्राउंड स्टेट में, तो एक एमिशन स्पेक्ट्रा हमें मिलेगा। जब हम उस स्पेक्ट्रा को हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर में देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि स्पेक्ट्रम में हर लाइन पेयर ऑफ लाइन्स में डिवाइडेड है। तो आपके पास ऐसे स्ट्रक्चर को जो एक लाइन फर्दर डबल लाइन्स क्रिएट कर रही है, तो उसे हम डबलेट लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। ये डबलेट लाइन स्ट्रक्चर फाइन स्ट्रक्चर से डिफरेंट है क्योंकि फाइन स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट हमने एज़ीमुथल क्वांटम नंबर में देखा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो डबलेट लाइन स्ट्रक्चर की जो लाइन्स हैं वो वाइडली स्पेस होती हैं, जबकि जो आपके पास फाइन स्ट्रक्चर में एक साथ-साथ स्पेस्ड होती हैं। तो जो आपके पास डबलेट लाइन स्ट्रक्चर है उसे किसने पहली दफ़ा ऑब्ज़र्व किया था? स्पिन क्वांटम नंबर से ही एक्सप्लेन होता है। और फाइन स्ट्रक्चर, ये आपके पास इसका बिहेवियर जो है एज़ीमुथल क्वांटम नंबर से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप यहाँ से एक क्वेश्चन ज़हन में रखिएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डबलेट लाइन स्ट्रक्चर एंड फाइन स्पेक्ट्रम या फाइन स्ट्रक्चर। तो आप दोनों का डिफरेंस बताएँगे कि एक
एज़ीमुथल क्वांटम नंबर से डिफाइन किया जाता है और दूसरा स्पिन क्वांटम नंबर से डिफाइन किया जाता है। तो हमने भी ये देखा कि आपके पास हमें डबलेट लाइन्स मिल रही हैं और ये काफ़ी जो है वाइडली स्पेस होती हैं, यानी इनके दरमियान काफ़ी फासला होता है स्पेक्ट्रम में, आम स्पेक्ट्रम के अंदर जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो ये 1925 में गाउडस्मिथ एंड ऑहलेनबेक इन्होंने सजेस्ट किया था कि एक इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा होता है, तो वो स्पिन अपने एक्सिस के गिर्द भी करता है, क्लॉकवाइज़ में या एंटी क्लॉकवाइज़ में, ठीक है? या रोटेट भी करता है, यानी न्यूक्लियस के गिर्द वो रोटेट भी करता है और अपने ही एक्सिस के गिर्द भी वो जो है क्लॉकवाइज़ या एंटी क्लॉकवाइज़ स्पिन करता है। तो ये 2 बिहेवियर्स ये ऐसे ही है इस चीज़ को हम कहते हैं सेल्फ रोटेशन और दिस स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन इज़ एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिक फील्ड। अब जब वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, चाहे वो क्लॉकवाइज़ घूमे, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज़ घूमे, तो उसके घूमने से, उसकी स्पिनिंग से एक तो इसको हम सेल्फ रोटेशन कह रहे हैं और दूसरा एक मैग्नेटिक फील्ड कनेक्टेड है स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन से। और ये मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट करती है और ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगी। तो स्पिन मोशन जो है रिस्पॉन्सिबल है डबलेट लाइन स्ट्रक्चर की। क्योंकि वो जो डबल लाइन्स हमें सिंगल लाइन्स में मिल रही हैं उसकी वजह क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होकर स्पिन करता है या रोटेट करता है तो वो क्लॉकवाइज भी करता है और एंटी क्लॉकवाइज भी करता है। इसीलिए हर स्पेक्ट्रम हमें फर्दर 2 लाइन्स दे रहा है। तो इस तरह से हम ओवरऑल एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कहाँ-कहाँ पर कैसा है और उनमें जो ऑर्बिटल्स हैं, वो कैसे जस्टिफाई होते हैं। तो ये चारों क्वांटम नंबर्स एक्सप्लेन करते हैं कि आपके पास शेल होता है, शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं और वो सब शेल्स अपना-अपना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रखते हैं और उन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में पाए जाने वाले हर जो आपके पास सब शेल की में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स फर्दर भी जो मूवमेंट के तहत, स्पिनिंग के तहत आपके पास सेल्फ रोटेशन करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से हम जो है फर्दर जो है इनकी मोशंस को क्लॉकवाइज़ भी देखते हैं और एंटी क्लॉकवाइज़ भी देखते हैं और जिसकी वजह से हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर का वजूद आया। ये आप देख सकते हैं, ये वही शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स हैं जो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर में हम नाम ले रहे थे। जैसे कि एस की शेप, यहाँ से कोई ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं होता, आपने शॉर्ट के लिए इसको जनरली देखना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एस के ऑर्बिटल्स इस तरह से स्क्वायर होते हैं, 1s फिर 2s होता है, फिर 3s होता है। और ये जैसे-जैसे हम आपके पास उस ऑर्बिटल हायर की तरफ जाते हैं, हायर नंबर की तरफ जाते हैं, हायर क्वांटम नंबर हुआ यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 तो इसका क्वांटम नंबर बहुत ज़्यादा है। तो इसका s ऑर्बिटल का साइज़ भी बड़ा होगा। यानी 1s सबसे छोटा, फिर 2s बड़ा, फिर 3s बड़ा, फिर 4s बड़ा। तो 1s ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल को अगर आप देखें, तो ये न्यूक्लियस और आखिरी रिंग के दरमियान जहाँ इलेक्ट्रॉन का वजूद है, इसके दरमियान आपको व्हाइट स्पेस नज़र आ रही है। वो रीजन जहाँ इलेक्ट्रॉन की 2 ऑर्बिटल्स के दरमियान ज़ीरो डेंसिटी है, उसे हम नोडल प्लेन या नोड कहते हैं। यानी ये जो व्हाइट रीजन है, जहाँ पर न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के ऑर्बिटल का दरमियान का जो फासला आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ इलेक्ट्रॉन की एक्जिस्टेंस नहीं होती, उसे हम नोडल प्लेन या नोड्स कहते हैं। इसी तरह ये p की कोई भी आपके s की शेप बनाएँगे, वो सेम ही रहेगी। इसी तरह p के ऑर्बिटल्स की शेप को देखा जाए, तो इनकी 3 वैल्यूज़ होती हैं। एक अलोंग x एक्सिस, एक अलोंग y एक्सिस और एक अलोंग एक्स, वाई और एक अलोंग जेड एक्सिस। तो हम इन्हें तीनों एक्सिस में देखते हैं और ये डायरेक्शनल कैरेक्टर रखते हैं और इनकी सिमिलर शेप्स होती हैं। ये है जी आपके पास लोब लाइक शेप, ठीक है? ये आपने लोब लाइक शेप देखी है, ये आपने अच्छी तरह इसको प्रिपेयर कर लेना है। तो जितने ऑर्बिटल्स होंगे ये तीनों के तीनों जब आपके पास नॉर्मली अगर हम देखें तो इनकी एनर्जी सेम होती है, इसीलिए इन्हें हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। तो जितना जैसे-जैसे आपका क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा 2p फिर 3p फिर 4p या बड़े नंबर्स के साथ हम इन्हें रेफर करेंगे, तो फिर आपके पास इनका साइज़ भी बड़ा होता है। तो शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स को अगर देखा जाए, तो इसकी आपके पास 5 शेप्स होती हैं और उन 5 शेप्स के अंदर आप देख सकते हो कि स्पेस में 5 ओरिएंटेशन है dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये जो पहले 4 ऑर्बिटल्स हैं इनके तो 4-4 लोब्स बन रहे हैं। लेकिन जो आखिरी ऑर्बिटल है उसका उसके अंदर एक तो रिंग है और वो 2 लोब है। उसके अलावा बाकी चारों के चारों ऑर्बिटल्स आपके पास 4 लोब्स रखते हैं। ये इस एक पोर्शन को आप लोब बोलते हो और ये टोटल आपके पास पहले 4 के अंदर 4-4 आपके पास लोब्स आपको मिलेंगे। ये आपके पास शेप में तो आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन एनर्जी के एतबार से
ये डीजेनरेट हैं और आपके पास इसी तरह अगर हम इनके बिहेवियर को देखें तो 5th 1 ऑर्बिटल में 2 लोब्स हैं, बाकियों में 4 लोब्स हैं। मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो पाँचों के पाँचों डी ऑर्बिटल्स डीजेनरेट होंगे, इनकी एनर्जी सेम होगी। इसी तरह एफ के ऑर्बिटल्स की बात करें तो उनकी जो शेप होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो वो आप इसमें स्टडी कर सकते हैं। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो आपने कुछ रूल्स ज़हन में रखने हैं, ये आपने प्रीवियसली पढ़े भी हुए हैं, कि एक ऑर्बिटल जिसमें एस, पी एक्स, पी वाई, पी जेड और डी एक्स वाई और डी उसके जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, हर ऑर्बिटल में एटलीस्ट आपने ज़हन में रखना है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर सकते हैं। सेकंड रूल ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक शेल में अकोमोडेट होते हैं उसको उसका फॉर्मूला 2n स्क्वायर है, जहाँ n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है और इसकी 0 वैल्यू नहीं होती। बेसिकली आपने 2 चीज़ें देखी कि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और एक शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप 2n स्क्वायर के फॉर्मूला से निकालेंगे, जो पीछे मैंने आपको नोट करने को भी कहा था। तो 3 रूल्स हैं जो यहाँ पर फॉलो होते हैं, एक ऑफ़बा प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुड्स रूल। ये प्रिंसिपल हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? अगर हम इस हवाले से बात करें तो कोई भी इलेक्ट्रॉन का की फिलिंग सब शेल्स के अंदर एक रूल के तहत होती है, जिसे n+l रूल कहा जाता है। और ये n+l रूल है क्या? ये कहता है कि अगर सब शेल्स को आप अरेंज करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n+l वैल्यूज़, तो आपके पास जो है एक प्रॉपर अरेंजमेंट आएगी, जैसे 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d या 4s, 4p। यानी ये जो अरेंजमेंट है, ये बेसिकली n+l की इंक्रीजिंग वैल्यूज़ को देखते हुए की गई है। यानी जिसका नंबर आपके पास n और l की वैल्यू को ऐड करने के बाद, जैसे आप देख सकते हैं ये टेबल में, कि अरेंजमेंट ऑफ सब शेल्स की गई है, ये सब शेल्स हैं और ये इनकी n वैल्यूज़ हैं, वो जो हम यहीं से देख सकते हैं। यानी जो पहले नंबर्स हैं, वो सब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हैं, जो n से रिप्रेज़ेंट हो रहे हैं। और साथ वाले जो नंबर्स हैं वो सब शेल्स हैं और वो एल वैल्यूज़ हैं सारी की सारी। जहाँ-जहाँ एस आप देखेंगे वो 0 होगा, जहाँ पी देखेंगे वो 1 होगा, जहाँ डी देखेंगे वो 2 होगा और जहाँ 3 देखेंगे वो एफ होगा। अब दोनों के आंसर्स को आप ऐड करते जाएँ, जो हायर है वो बाद में आएँगे और जो लोअर हैं वो उनमें इलेक्ट्रॉन्स पहले फिल होंगे। यानी ये जो पूरी सीरीज़ है, आपने ये प्रीवियसली भी पढ़ी होगी कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग के अंदर ये सीरीज़ जो है किस तरह से देखी जाती है। अगर 2 का आपके पास n+l वैल्यू सेम है, तो जिसका आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़्यादा है, वो आपके पास फर्स्टली प्लेस होगा। यानी अगर आप देख सकते हैं कि अगर कोई सब शेल, वो सब शेल फर्स्टली प्लेस होगा जिसकी n वैल्यू स्मॉलर होगी, तो उसे हम पहले प्लेस करेंगे और ग्रेटर वाले को बाद में करेंगे। नॉर्मली ये क्या होता है, आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। तो ये आपने इस तरह से इसको याद रख लेना है तरतीब को, कि पहला एस 1 है, उसके बाद जितने भी आएँगे उस तरतीब से चलेंगे। 2 फिर 3 अंदर आ रहा है, फिर 4 एस आ रहा है। इसी तरह 5 ऐसा भी आ सकता है। और जो पहला पी होगा उसको 1 नहीं लेना, उसको 2 लेना है, क्योंकि पी की वैल्यूज़ 2 से स्टार्ट हो रही हैं, तो आप 2 लेंगे। इसी तरह आपके पास डी की वैल्यू 3 से और एफ की वैल्यूज़ 4 से। ये सीरीज़ आप लोगों ने पहले भी देखी हुई है और इसके इसको इस पर 3 रूल्स फ़ॉलो हो रहे हैं। एक है जी अफ़बा प्रिंसिपल, जहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, कि इलेक्ट्रॉन्स शुड, ये प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स शुड बी फिल्ड इन दीज़ सब शेल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी वैल्यूज़। यानी सबसे कम एनर्जी वाले सब शेल में पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर हायर में जाएँगे। जैसे ये आप कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की, ये आपने पहले 20 एलिमेंट्स लाज़मी तैयार करने हैं, आपको पता होना चाहिए कि उनके एटॉमिक नंबर क्या हैं और ये सीरीज़ आप पहले याद करें और उस सीरीज़ से आप किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर सकते हैं। अब s का तो एक ही ऑर्बिटल होता है, उसके अंदर 2 मैक्सिमम आ सकते हैं, आपने 1 फिल कर दिया, क्योंकि आपके पास 1 की गुंजाइश थी। और इसी तरह आपके पास इसमें आ जाए तो आपने 2 ही थे, तो 2 ही फिल कर दिया आराम से। अब अगर हमें इलेक्ट्रॉन मज़ीद लेके जाना है, जैसे लिथियम के 3 है, तो हम इसको तो लिखेंगे, लेकिन हमें नेक्स्ट ऑर्बिटल का भी सहारा लेना पड़ेगा। इसी तरह कॉन्फ़िगरेशन आपके पास नेक्स्ट में भी होती जाएगी। अब p के अंदर जहाँ पर ऑर्बिटल्स p आ रहे हैं, वो आप अगर लास्ट पे हैं, तो उनके आपने तीनों ऑर्बिटल्स खोलने हैं। px, p, py भी और pz भी, और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग तरतीब से करनी है। यानी जब तक इसमें कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, आप आगे जंप नहीं करेंगे। इसमें फिल होंगे, फिर आप आगे जाएँगे। तो ये बेसिकली रूल हमें कहता है कि आपने लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। फिर हम आ जाते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की तरफ। ये रूल कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर एक ही ऑर्बिटल में हैं, तो उनका आपके पास स्पिन अपोज़िट होना चाहिए। और ये पॉसिबल नहीं है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में हों
और पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो उनकी एक ही वैल्यू हो क्वांटम नंबर की, ये पॉसिबल नहीं है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब एक ही सिस्टम में होते हैं, जैसे ये आपको दिख रहा है कि हमने इनके एरोस को ऑपोज़िट शो किया है, इसलिए किया है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में एक सेम स्पिन के साथ नहीं रह सकते, ऑपोज़िट स्पिन के साथ हमें इन्हें दिखाना होता है। तीसरा रूल है जी हुर्स रूल। तो आपसे कोई भी रूल पूछा जाए, आप कोई भी एग्ज़ाम्पल पकड़ सकते हैं और पॉली स्क्रीन पे भी पूछा जाए, तो आप कोई भी एग्ज़ाम्पल जिसमें आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, वो आप लिख सकते हैं। तीसरा रूल है जी हुर्स रूल। इफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, अगर किसी ऑर्बिटल के जैसे s के तो नहीं है, p के हैं, d के भी हैं और f के भी हैं, अवेलेबल हैं और आपके पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं और आपने उन्हें प्लेस करना है उन ऑर्बिटल्स में, तो आप क्या करेंगे? दे शुड बी प्लेस्ड इन सेपरेट ऑर्बिटल्स विद सेम स्पिन। तो आपने उन्हें सेम स्पिन के साथ, अब ये देखिए p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स थे, तो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने एक ही में इलेक्ट्रॉन को फिल नहीं किया। हम नेक्स्ट एक को एक कमरा दे दिया, दूसरे को दूसरा दे दिया और अगर कोई नेक्स्ट भी आएगा तो उसे थर्ड नहीं देंगे। ये तब तक आपके पास इनमें डबल नहीं होंगे जब तक आपके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद नहीं बढ़ जाती। तो एक स्पिन के साथ एक ही ऑर्बिटल में अगर आपने रखना है तो उनका साइन्स ऑपोज़िट होंगे। जैसे आप रूल के अकॉर्डिंग देखें तो कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर होता है और उसकी अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। अब 2px, 2py, 2pz ये 3 ऑर्बिटल्स हैं p के। आप इन्हें ओपन करके लिखेंगे। 4 के बाद 1, 2, 3, 4 के बाद 5वाँ यहाँ भर देंगे, छठा यहाँ भर देंगे, तो आपका ये कॉन्फ़िगरेशन का मामला मुकम्मल हो जाता है। तो क्योंकि p के सब ऑर्बिटल्स की एनर्जी डीजेनरेट है तो आप इक्विवेलेंट ही काम करेंगे। तो यहाँ पे आपने कॉन्फ़िगरेशन का ये जो अमल है इसमें सीखना है, इसमें 2 कॉन्फ़िगरेशंस आती हैं पेपर में। एक तो आपके पास है यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो कॉपर है और दूसरा है जी हमारे पास क्रोमियम। सो इसमें आपके पास जो है क्रोमियम जो 24 है, अगर आप ये देखें तो इसके अंदर आपके पास आर्गॉन का एटॉमिक नंबर होता है 18। आर्गॉन के एटॉमिक नंबर के बाद 19, 20, 21, 22, 23 और 24 डी के 5 ऑर्बिटल्स को ओपन कर दिया गया है क्योंकि जो वेलेंस ऑर्बिटल होगा, अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में आ रहा है तो डी के सारे ऑर्बिटल्स आप खोल देंगे और बारी-बारी हर कमरे में, हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भेजेंगे। दूसरा इलेक्ट्रॉन उस वक़्त तक उस कमरे में नहीं आ सकता या उस ऑर्बिटल में नहीं आ सकता, जब तक गुंजाइश खत्म ना हो जाए। यानी पाँचों ऑर्बिटल्स में एक-एक दफ़ा इलेक्ट्रॉन आ गए, अब हमने छठा इलेक्ट्रॉन डी के पहले ऑर्बिटल में डालना होगा। तो इस तरह से हमारे पास क्रोमियम के अंदर क्योंकि डी के पास नॉर्मली 4 इलेक्ट्रॉन्स थे और s के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो यहाँ से s का 1 इलेक्ट्रॉन जाकर d में चला गया। तो इस तरह इसने इसको स्टेबल किया है। अगर मज़ीद हम देखें, तो कॉपर में भी यही मामला है कि कॉपर में भी स्टेबिलिटी के चक्कर में आपके पास s से 1 इलेक्ट्रॉन निकला है और वो कहाँ चला गया? d में। तो इस तरह से ये d10 हो गया और क्रोमियम के केस में d5 हो गया। जब d के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जिसमें 10 आ सकते हैं और हाफ फ़ेल्ड में 5 आ सकते हैं, ये दोनों स्टेट्स उसको बहुत ज़्यादा स्टेबल बनाती हैं। जिसकी वजह से पेपर में क्रोमियम का यानी 24 एटॉमिक नंबर वाला और कॉपर 29 वाला पूछा जाता है और स्टूडेंट्स 4s को में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरकर डी के आखिरी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। तो आपने ध्यान से इसको अडॉप्ट करना है। अब हमारे पास एक एमसीक्यूज़ रह गए हैं, जो हमने देखने हैं। ये आपको मैंने करवा दिए थे पहले दूसरे और तीसरे, हम नेक्स्ट देखेंगे। तो इसमें जो हमारे पास है जी रदरफोर्ड मॉडल, ये भी हमने कर लिया था। 5th में आज हमने देखना है कि बोहर मॉडल ऑफ एटम, इसको कॉन्ट्राडिक्ट किसने किया? हेज़नबर्ग का असूल था, हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने इसे नेग्लेक्ट किया था। फिर 6 में आप देखेंगे स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स व्हेन एटम्स आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस इफेक्ट को हम स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। और अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आ जाए तो ज़ी-मैन होगा। ग्राउंड स्टेट अगर हो एटम की तो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। इसी तरह क्वांटम नंबर वैल्यूज अगर आपने लेनी है, जैसे कि 2p है, ये 2p में आप n कहाँ से देखेंगे? n जो है वो नंबर को रिप्रेजेंट करता है। n 2 है यानी ये ऑप्शन हो सकता है या आखिरी हो सकता है। और p की वैल्यू l को की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है। l अगर 0 होगा तो s, l अगर 1 होगा तो p। तो आप इसको देखकर पहचान सकते हैं कि n 2 है और l 1 है, तो ये पहला ऑप्शन बनेगा। वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है उन्हें हम डीजेनरेट कहते हैं। जब 6 आपके पास डी ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 7p पे। तो ये आपने सीरीज़ याद करनी है, जो आप जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो सीरीज़ है वो आप याद करेंगे तो ये वाले इस तरह के एमसीक्यूज़ आप इज़िली सॉल्व कर सकते हैं। बाकी हमने जो है क्वेश्चंस देख लिए थे। आज हमारा ये जो मेजर पोर्शन है
वो कवर हो गया। इसमें क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल क्या होता है, और प्लस हमने आज क्वांटम नंबर्स को भी देखा। क्वेश्चन नंबर 15 की 14 हमारा कवर है, 15 को भी देखें। तो इसमें अभी आपने रूल्स पढ़े कि किन रूल्स के तहत हम सब शेल्स में या ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, और n+l रूल क्या है, और ऑर्बिटल्स को आप किस तरह से अरेंज करते हो, किस तरह ये जस्टिफाई करता है। इस तरह आपने इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमने शेप्स देखी थी एस, पी, डी एंड एफ की, वो हम मेंशन करेंगे और क्वांटम नंबर्स के बारे में बताएंगे। तो ये आपके पास चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी ये कवर हो गया है। नेक्स्ट में हम फर्दर नेक्स्ट चैप्टर को, जो कि केमिकल बॉन्डिंग है, स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।